नमस्कार छात्रों। यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो 6 जनवरी को एनटीए ने कंडक्ट कराया था, उस पेपर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसी श्रृंखला में हम आज अंतिम 25 क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले के जो क्वेश्चन हैं उनको अपलोड कर दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। इससे आपको आगामी एग्ज़ाम, चाहे वो जून 26 का एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, उसके लिए बेनिफिट रहेगा। आपके लिए एमपी सेट एग्ज़ाम जो 1 मार्च को होने जा रहा है, उसके लिए भी बेनिफिट रहेगा। एवं जितने भी राजनीति विज्ञान के टीचर्स, प्रोफेसर्स, इसके लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी ये लाभदायक रहेगा। चलिए देखते हैं। आज का ये पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 126। 2019 में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में दूसरी बार आई। राजग के दूसरे कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। तो दूसरे कार्यकाल की जो एनडीए गवर्नमेंट की जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में वो पूछ रहा है, कौन कौन सी हुई हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि 2019 में मुस्लिम महिला प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल पारित हुआ था। तो ये आपका सही है। फिर है 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट पारित हुआ था। तो ये भी सही है। फिर है आपका 2021 में लैंगिक अपराधों से पशुओं का संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो ऐसा कोई एक्ट पारित नहीं हुआ। तीसरा है 2018 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। तो यह भी सही नहीं है। फिर आपका 2022 में केंद्र सरकार ने संविधान से अनुच्छेद 370 को हटाया। तो आप ध्यान दें कि अनुच्छेद जो 370 है उसको हटाया नहीं गया है। 370 अनुच्छेद के जो कुछ प्रावधान थे, जिसमें जम्मू कश्मीर को विशिष्ट राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, उसको 2019 में हटा दिया था। इस प्रकार से जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, वह उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जॉन स्टुअर्ट मिल ब्रिटिश संसद के सदस्य बने, तो कब बने थे ये देखना है। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। एनटीए पूछता है, उसका प्रश्न पूछने का क्या सेंस है ये भी अपन को समझ में नहीं आता कई बार। भाई थिंकर है, थिंकर के रूप में उसको अपन मान भी सकते हैं कि हाँ, उसके विचार पूछ सकता है, उसके बारे में कुछ कथन पूछ सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये संसद के सदस्य कब बने, इसका क्या सेंस है। हमारे इंडियन के कोई थिंकर्स हैं तो उसके बारे में डीप नॉलेज पूछ सकता है कि भाई जैसे अम्बेडकर ने कौन सी संस्था कब बनाई, कौन सी पुस्तक कब लिखी। ये जायज़ है, क्योंकि आपको ब्रिटिश कंट्री का प्रोफेसर तो नहीं आपको बनाया जा रहा है ना, आपको इंडिया में प्रोफेसर बनना है, आपको इंडिया के छात्रों को राजनीति के बारे में पढ़ाना है। फिर भी एक प्रश्न पूछा है तो उत्तर तक हमको जाना चाहिए, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका 1865 से लेके 1868 तक इसके बीच में संसद के सदस्य बने थे। जेएस मिल एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए काफ़ी समर्थन प्रदान करते हैं, और वह यहाँ तक कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है तो उसके गलत विचारों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि अगर वह आज गलत विचार है तो कल के दिन वह विचार सही भी हो सकता है। क्योंकि जो सच्चाई है वो निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं होती है। कोई भी सत्य समय के अनुसार बदल भी सकता है,
लेकिन यदि हमने उसको बोलने से रोक दिया तो आगामी समय में हो सकता है कि एक किसी नए विचार को हमने दबा दिया गया हो। इसलिए बोलने की आज़ादी के लिए वह काफ़ी फोकस करते हैं। इसके अलावा यह व्यक्ति आपका जो प्लूरल है वोटिंग सिस्टम, यानी कि आप जो मतदान करते हैं डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, तो ये प्लूरल वोटिंग की बात करता है, यानी कि बहुलवादी तरीके से वोटों को डालने की बात करता है। वो कैसे करता है? जैसे कि आप हमारे देश में देखते हैं कि वोटिंग सिस्टम रहता है तो सभी लोग, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसान हो, नौकरी करने वाला आदमी हो, सभी के वोट एक जैसे माने जाते हैं। यानी जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, इस प्रकार से वोटिंग राइट रहता है। लेकिन जेएस मिल ऐसा नहीं कहता। वो कहता है कि सभी लोगों के वोट एक जैसे कैसे हो सकते हैं। भाई, अगर ऐसा होगा कि सभी लोगों के वोट एक जैसे हो जाएं तो कई बार ऐसा होगा कि कोई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और वह एक नई या सुधार वाली सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन यदि अनपढ़ व्यक्ति हैं जो गरीब हैं, उनको अगर 5 किलो राशन दे दिया जाए या लाडली बहना स्कीम चला दी जाए, या फिर इंडिया में जो बिहार गवर्नमेंट के टाइम, इलेक्शन के टाइम जो 10,000 रुपये बांटे गए, तो इससे तो फिर वोटिंग का जो सेंस है वो ही समझ में नहीं आता है कि आप केवल भीड़ इकट्ठी करना चाहते हैं क्या, या भीड़ के द्वारा इलेक्ट होना चाहते हैं क्या। तो वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के तौर पर ये जो बौद्धिक लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं और जो राजनीति के बारे में बेहतर समझ रखते हैं, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। नहीं तो अगर हम क्वालिटी की जगह क्वांटिटी पर जाएंगे तो फिर हमको सरकार में भी क्वालिटी नहीं मिलेगी। इस तरीके की बात करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 128। भारत के निम्नलिखित वित्त आयोग के नियुक्त अध्यक्षों को कालक्रम के अनुसार अवरोही क्रम में सजाएं। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं महावीर त्यागी, जे.एम. सेलठ, वाई.बी. चौहान, ब्रह्मानंद रेड्डी, ए.के. चंदा। इनमें सही क्रम हमको सेट करना है। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं उनका कालक्रम क्या सही रहेगा? अवरोही क्रम के अनुसार, यानी घटते क्रम के अनुसार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। ओके, यानी सबसे पहले रहेंगे वाई.बी. चौहान, फिर रहेंगे जे.एम. सेलठ, फिर रहेंगे ब्रह्मानंद रेड्डी, फिर रहेंगे महावीर त्यागी, फिर होंगे ए.के. चंदा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 129 कथन करण वाला क्वेश्चन है। तो इसमें पाकिस्तानी संसद ने नवंबर 2025 में सेनाध्यक्ष को आजीवन कानून के शिकंजे से मुक्त कर दिया है। कारण है पाकिस्तानी न्यायपालिका काफ़ी कमज़ोर है। तो ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें जो कथन है पहला और दूसरा, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका
कि कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन 130। जर्मनी, इटली और जापान के धुरी राष्ट्रों के गठबंधन ने 1940 में त्रिपक्षीय समझौता किया। उपरोक्त गठबंधन वैश्विक शांति के लिए था। जर्मनी, इटली और जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि भाई जो विश्व युद्ध हुआ था वो कोई विश्व शांति के लिए तो हुआ नहीं था, इसमें काफ़ी लोग मारे गए। और हम जापान की घटना को जानते ही हैं, जो कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जो वहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए थे, उससे न जाने कितने लोग मारे गए और आज भी उससे पीड़ित हैं। तो एक विश्व शांति के लिए तो नहीं था। तो इसमें ए सही है किंतु आर सही नहीं है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें इटली का एक तानाशाह उस टाइम रहा है जिसका नाम है मुसोलिनी, और इसमें जर्मनी से कौन था? हिटलर, एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 131। लेखक हैं, पुस्तकों के नाम हैं, इनको मैच करना है। तो ये जो पुस्तकें दी गई हैं इसमें आपको C.G. होग एंड G.H. हेलकट, इनका संबंध है आपका पुस्तक से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। फिर है H. सिडविक, इनका संबंध है एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स। फिर है आपका A.L. लॉवेल, इनका संबंध है आपका पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट। और J.A. केरी का संबंध है आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। आप इसको मैच करके ध्यान दें और इसको याद करने की कोशिश करें। NTA में इस प्रकार के काफ़ी प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर सन 2000 में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में अप्रवासी भारतीयों के मामलों पर सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई? ऑप्शन है LM सिंघवी, K नटवर सिंह, P चिदम्बरम, रंजन गोगोई। तो सितंबर सन 2000 में भारत सरकार ने अप्रवासी भारतीयों के मामलों पर सुझाव देने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, और इस समिति की अध्यक्षता कर रहा था कौन? LM सिंघवी। ओके, ये उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए LM सिंघवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 133। शीत युद्ध घटनाओं की पहचान करें। तो इसमें दिया गया है कोरियन युद्ध, वियतनाम युद्ध, क्यूबन संकट, सूडान का विभाजन, रूस का यूक्रेन पर आक्रमण। तो कौन कौन सी घटनाएं शीत युद्ध के दौरान हुई हैं? शीत युद्ध आपका विचारक युद्ध रहा है, जो कि
यूएसए और यूएसएसआर के मध्य देखा गया था। तो इसमें जो घटनाएं हुई हैं उसमें आपका कोरियन युद्ध हुआ है, वियतनाम युद्ध हुआ है, क्यूबन का संकट जो कि 1962 में हुआ था, क्यूबा में शायद संकट। इसलिए ऑप्शन 2 ABC इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार इन शीत युद्ध की घटनाओं को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 134। देखिए, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। राजनीति विज्ञान के विभिन्न प्रश्न पत्रों को हमने डिस्कस किया है। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो 2025 में हुआ था उसको डिस्कस करके 2 पार्ट में वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं। हम इस हफ्ते में राजनीति विज्ञान के जो 2022 और 24 में जो प्रोफेसर के एग्ज़ाम हुए हैं उसके बारे में भी हम वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हमारा इस प्रयास को सफल बनाएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप उसको लाइक कर दें, फीडबैक ज़रूर दें अगर आपके लिए लाभदायक हो रहा हो। क्वेश्चन है, किस वर्ष विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ऑप्शन है 1927, 1921, 1923, 1924। तो विट्ठल भाई पटेल 1924 में केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। ओके, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1924। अगला क्वेश्चन है 135। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर किए। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति फ्रेमवर्क बनाने के लिए ताशकंद घोषणा प्रतिबद्ध था। देखिए भाई, दोनों कथन कारण सत्य हैं। जब 1965 में पाकिस्तान और भारत के मध्य युद्ध होता है उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री होते हैं और जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं। इसी संदर्भ में युद्ध के बाद ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है, यहाँ पर सोवियत संघ के मध्यस्थता में राष्ट्रपति अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री देश के पीएम ताशकंद जाते हैं और वहाँ पर आपस में समझौता करते हैं और ये शांति फ्रेमवर्क के लिए था ये घोषणा। और इसी घोषणा के पश्चात संदिग्ध या कहें कि जिसके बारे में आज तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि लाल बहादुर जी की डेथ हो गई, वो कैसे हुई। और ये काफ़ी क्या बोलें कि अस्पष्ट आज भी है कि क्या हुआ था उस समय। तो यहाँ पर ये दोनों कथन सत्य हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। तो आपके लिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एक 136 क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों को आरोही क्रम में सजाएं। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? पहला ऑप्शन है भारतीय संघ में गोवा, दमन और दीव को शामिल किया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से 62 वर्ष किया गया। 8वीं अनुसूची में सिंधी 15 भाषा के रूप में शामिल हुआ। दादर और नगर हवेली भारतीय
संघ में शामिल भारतीय रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी और विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। तो इनका जो आरोही क्रम है, बढ़ते क्रम में लगाना है, तो इसमें सबसे पहले होगा ऑप्शन डी, दादर और नगर हवेली भारत संघ में शामिल हुआ। उसके बाद भारतीय संघ में गोवा, दमन और दीव को शामिल किया गया। फिर आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 कर दी गई। लास्ट में 8वीं अनुसूची में सिंधी 15वें भाषा के रूप में शामिल हुई। फिर आपका भारतीय रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी और विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। इस प्रकार इसका ऑप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की किस धारा में न्यायपालिका के बारे में उल्लिखित है? तो धारा 5, धारा 4, धारा 1, धारा 3। तो इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 3, ऑप्शन 4। ठीक है, यानी कि यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान की न्यायपालिका की धारा पूछी गई है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धारा 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 138, शीत युद्ध की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उनको अवरोही क्रम में सजाएं। देखिए, शीत युद्ध से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो क्या होगा इन घटनाओं का क्रम? तो देखते हैं घटनाओं में। तो सबसे पहले कौन सी घटना आएगी? साम्यवादी चीन संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। उसके बाद चंद्रमा पर अपोलो 11 उतारा गया। फिर है आपका 6 दिवसीय युद्ध हुआ। फिर आपका अंतरिक्ष में जाने वाले यूरी गागरिन पहले व्यक्ति बने। फिर लास्ट में आपका हंगरी पर सोवियत आक्रमण। इस प्रकार ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा इसका। पेपर में हमेशा आरोही और अवरोही क्रम बहुत पूछता है, लेकिन इस बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे, इसलिए हमको समय अवधि भी ध्यान रखनी पड़ेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित वैश्विक घटनाओं को अवरोही क्रम में सजाएं। देखिए, यहाँ भी अवरोही क्रम पूछ रहा है। तो इसमें मंचूरिया पर जापान का आक्रमण, इटली में मुसोलिनी का सत्ता पर कब्जा, आर्मेनियन नरसंहार, एबेसिनिया इथोपिया पर इटली का आक्रमण, स्टालिनग्राद का युद्ध। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? अवरोही क्रम है ये। स्टालिनग्राद का युद्ध होगा पहले, फिर होगा एबेसिनिया इथोपिया पर इटली का आक्रमण, फिर होगा मंचूरिया पर जापान का आक्रमण, फिर होगा आपका इटली में मुसोलिनी का सत्ता पर कब्जा, आर्मेनियन नरसंहार। इस प्रकार इस जवाब का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन 140, निम्नलिखित में से किन संवैधानिक संशोधन अधिनियमों से भारत में महिलाएं सशक्त हुई हैं? तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे संशोधन हैं। तो ऑप्शन है आपका 69, 73, 74, 104, 106। ये संविधान संशोधन का क्रम है। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो कि स्थानीय स्वशासन और नगरीय सुशासन से जुड़े हुए हैं। फिर आपका 106वां संविधान संशोधन जो कि विधानसभा और लोकसभा के जो इलेक्शन है उसके लिए 33%
महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने की बात की गई थी। एक कानून बन चुका है लेकिन अभी उसको लागू नहीं किया गया है। जो अगला परिसीमन होएगा शायद उसके बाद ही इसको लागू किया जाएगा। इस संदर्भ में इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा इसका। महिलाएं सशक्त हुई हैं यानी कि उनको राजनीति में भागीदारी प्राप्त हुई है। सरपंच और जो स्थानीय चुनाव हैं उसमें महिलाओं को प्राथमिकता मिले, इसलिए ऐसे कानून लाए गए हैं। देखिए अगला प्रश्न है ये आपके लिए, ये अनुच्छेद है, इसको पढ़ के उत्तर देना होता है। तो इनमें कठिनाई का स्तर अधिक नहीं होता है अगर आप इसको सावधानी से पढ़ते हैं और उसको पढ़ के उत्तर दे सकते हैं। ऐसे 10 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव पेपर में होते हैं, बाकी 5 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में होते हैं। तो आप इसको आसानी से टिक कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार, अनुच्छेद के अनुसार ईस्ट तिमोर पुर्तगाल का उपनिवेश था। तो हम पहली लाइन पढ़ते हैं कि ईस्ट तिमोर 300 वर्षों से ज़्यादा समय से पुर्तगाली उपनिवेश था। तो हमको पहली लाइन पढ़कर ही इसका उत्तर टिक हो जाएगा, 300 वर्ष से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद के अनुसार ईस्ट तिमोर के लगभग कितने निवासियों की मृत्यु जनसंहार, बम धमाकों तथा भूख से हुई? ओके, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। 6,50,000 में से 1/3, यानी इसका 1/3 निकालना पड़ेगा पहले। ओके, तो 1/3 में आप इसका 3 का भाग लगा दीजिए इसमें, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 3 एकम 3 यानी ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा सा घुमा के वो पूछ लेता है, यानी आप वहाँ घबरा जाएंगे तो उत्तर टिक नहीं कर पाएंगे सही से। आपको सावधानी से पढ़ना होगा तभी आप सही उत्तर दे पाएंगे इसका। फिर है आपका अनुच्छेद के अनुसार ईस्ट तिमोर के कितने प्रतिशत लोगों ने स्वतंत्रता के लिए वोट दिए? तो देखिए ये सबसे अंतिम लाइन बता रही है आपको 75% लोगों ने। ऐसे हम सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा इसी में। अनुच्छेद के अनुसार ईस्ट तिमोर में जनमत संग्रह हुआ था, कब हुआ था? देखिए 1999 बता रहा है, 1999 में हुआ था। इस प्रकार इसके उत्तर हम पहुंच सकते हैं। अनुच्छेद के अनुसार इंडोनेशिया की फौज ने ईस्ट तिमोर पर आक्रमण किया था। देखिए स्पष्ट दिख रहा है 1975 में आक्रमण किया था, है ना? तो 1975 कहाँ है इसमें? ये है, सही उत्तर हो जाएगा 1975। ऐसे ही अगला अनुच्छेद होगा, अगले 5 प्रश्न उससे जुड़े होंगे तो इनको हम टिक कर सकते हैं। इस प्रकार ये पेपर हमने डिस्कस किया है। ओके, यदि आप इसका क्वेश्चन भी देखना चाहें तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद के अनुसार बलवंत राय समिति की नियुक्ति किसके कार्य समीक्षा हेतु की गई थी? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है इन्हीं में से छांटना पड़ेगा इसको। तो आप देखेंगे कि सामुदायिक विकास कारकों का मूल्यांकन करना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन ये सॉल्व करने पड़ते हैं। बलवंत राय समिति ने स्थापना की अनुशंसा की, तो किसके लिए की गई थी? कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण के लिए बनाया गया था, है ना? देखिए इसने बता भी दिया है यहाँ प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, है ना? ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा।
इस प्रकार से इसके हम 150 प्रश्नों तक आसानी से पहुँच सकते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने स्थापना का प्रस्ताव दिया, एक स्तरीय, दो स्तरीय, त्रिस्तरीय। तो हम सभी को पता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तो ये बता भी रहा है यहाँ त्रिस्तरीय। देखिए ये अनुच्छेद होता है, इसको पढ़ के हमको आंसर देना पड़ता है। इसमें जो होता है उसी के अनुसार टिक करना पड़ता है, अपने मन से हम नहीं कर सकते हैं। अगला 149 क्वेश्चन देगा, इसकी नियुक्ति कब की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की? तो अनुच्छेद में बता रहा है आपको कहीं ना कहीं, देखिए ये शुरुआत में ही बता रहा है, जनवरी 1957, ऑप्शन 3। फिर अंतिम क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार जिला स्तर पर बलवंत राय समिति ने अनुशंसा की थी। जिला स्तर पर जिला परिषद, देखिए बता रहा है, जिला परिषद स्थापित करने के लिए। इस प्रकार हमने इसके 150 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। तो अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके देखें और उसको समझें। आगामी परीक्षाओं के लिए भी आपके लिए यह दिशा निर्देश प्रदान करेगा, और पेपर कैसा आया था वो आपको समझने में सहायता होगी। आगामी एग्जाम जो जून में होने वाला है उसके लिए एवं विभिन्न राजनीति विज्ञान की परीक्षाओं के लिए भी यह महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा आप फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है। और अब अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई और अन्य परीक्षाओं के वीडियो जो कि राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए हैं उनको आप जाके देखें। प्लेलिस्ट पर UGC नेट MP सेट करके बनाई गई है, तो आप बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहें, मुस्कुराते रहें और सफल हो जाएंगे एक दिन। चलिए, धन्यवाद।